गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि सरकार और बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज के बीच में अक्सर मतभेद देखने को मिलता है। अब मतभेद होने के कई कारण हो सकते हैं। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वीडियो डाली थी, दरअसल में इंस्टाग्राम के ऊपर। अब हुआ क्या कि वो जो रील थी ना, उनकी द्वारा जो अपलोड करी गई, वो कुछ मिनट्स के लिए वहां पे दिखनी बंद हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर पूछा गया मेटा से कि भाई ऐसा कैसे। तो मेटा ने बोला कि भाई देखो, कई बार हो जाता है, कुछ ग्लिच आ जाता है, कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो कई बार ऐसा वीडियोस नहीं दिखती। पर सरकार को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो सरकार ने बुलाया इनको। सरकार ने देखो बुला के ये बोला कि देखो, अक्सर ऐसा नोटिस करने को मिलता है कि कई बार जानबूझकर कुछ चीज़ों को ये प्रमोट करते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे इनफैक्ट ना, अगर हम बात करते हैं, कई बार चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल आपको देखने को मिलता है फेसबुक के ऊपर। डीप फेक कंटेंट, एआई से बना हुआ कंटेंट, पता ही नहीं लगता कौन सही है कौन गलत है। आपके कई गलतियां आती हैं इनके प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने के अंदर। ये सारी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती रहती हैं, सारे कुछ एरर्स होते रहते हैं। अब सरकार ने ऐसा बोला कि देखो, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो आपको जो इंटरमीडिएट स्टेटस मिला हुआ है, या उसके माध्यम से जो आपको सेफ हार्बर मैकेनिज्म मिला हुआ है, ये छिन भी सकता है। अब क्वेश्चन आता है, इसका मतलब क्या होता है सेफ हार्बर का? देखो, इसका सिंपल पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब पे कुछ पोस्ट करता है ना, तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं है। आप इसके लिए फेसबुक को आप अपने जेल में नहीं डाल दोगे कि इस बंदे ने क्या डाल दिया फेसबुक के ऊपर, उस बंदे को डालोगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटेक्टेड है ना, ये कंपनीज प्रोटेक्टेड है अंडर दिस सेफ हार्बर मैकेनिज्म। पर अगर सरकार के दिशा निर्देशों के साथ ये फॉलो नहीं करते, तो उस केस में इनका ये जो सेफ हार्बर मैकेनिज्म है, ये छिन जाएगा। और सेफ हार्बर मैकेनिज्म छिल जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई इंसान कुछ भी फेसबुक पे डालेगा, उसके लिए फेसबुक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। समझे मेरी बात को? तो अभी फिलहाल ये है कि मेटा की तरफ से माफी मांग ली गई है सरकार से, और ये कोशिश करेंगे कि आगे से इस प्रकार की गलतियां, ये जो एरर, ये जो कमियां थी इनके प्लेटफॉर्म के अंदर, ये ठीक करेंगे और आगे ऐसी गलतियां नहीं होंगी। इसी तरह से दोस्तों, हमारा जो रेपो रेट है, उसको हमने 5.25% के ऊपर ही यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अब आप लोग जानते होंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो होती है, वो डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं, आपस में वोटिंग करते हैं। 6 मेंबर होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, जो वोटिंग के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट कम करना है या बढ़ाना है। तो यहाँ पर डिसाइड ये हुआ कि हम अनचेंज रखेंगे। 5.25% जो है, फिलहाल रेपो रेट बिल्कुल सही चल रहा है। अभी फिलहाल हमें ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, और इसीलिए यहाँ पे एमपीसी ने यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंस को यहाँ पे मेंटेन किया है। दोस्तों, डेट है आज की 6 अगस्त 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। हमें पहला जो टॉपिक डिस्कशन करना है वो यूएन सेक्रेटरी जनरल के बारे में है। देखो, यूएन सेक्रेटरी जनरल को समझाने से पहले मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। आप सबको वैसे तो पता ही है कि अभी फिलहाल यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के आपको 6 प्रिंसिपल ऑर्गन देखने को मिल जाएंगे, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं 5 परमानेंट मेंबर, जिनको हम P5 के नाम से जानते हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए ये आ जाएगा। और इसके अलावा 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि बदलते रहते हैं। ठीक है ना? और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ये 2-2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। हेडक्वार्टर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें पता क्या होता है, 15 मेंबर्स तो हो गए, जिसमें 5 परमानेंट थे, 10 नॉन परमानेंट थे। अब इसमें ना प्रेसिडेंटशिप जो होती है ना, इन 15 के अंदर रोटेट होती रहती है। एक महीना एक प्रेसिडेंट बनेगा, फिर अगले महीना दूसरी कंट्री, अगले महीना तीसरी कंट्री, इस तरह से। और यहाँ पे ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है कि जो आपका डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड आता है, उसी अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर आपके कंट्रीज की आपकी जो अध्यक्षता है यहाँ पे डिसाइड की जाती है। एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो परमानेंट 5 मेंबर्स है ना, इनके पास वीटो पावर होती है। यानी कि किसी भी चीज़ जो इनको ठीक नहीं लगती, उसको यहाँ पर ये वीटो करके उसको खत्म कर सकते हैं, उसको रोका जा सकता है। इनका काम होता है अलग अलग कंट्रीज जो शायद कहीं पर युद्ध कर रही हैं, कहीं पर बात नहीं मान रही, पीस के अगेंस्ट जा रही है, उनके ऊपर सैंक्शन इम्पोज करना। दुनिया भर के अंदर अलग अलग पीस की ऑपरेशन चलते हैं, उनको ऑथराइज करना। ठीक है। यूएन सिक्योरिटी जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो रिकमेंड करते हैं। एंड नए मेंबर्स अगर यूएन जनरल असेंबली के अंदर यहाँ पे एडमिट करने हो, उनको भी इसके द्वारा ही रिकमेंड किया जाता है।
ठीक है, ये तो बात होगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। इस तरह से हमारे पास होते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल। ये दरअसल में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जो काम काज देखते हैं। जैसे आज के टाइम के ऊपर एंटोनियो ग्यूटेरेस जी जो है ना, वो आज के टाइम यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब पॉइंट पता क्या है, इनको अपॉइंट किया गया था 1 जनवरी 2017 को। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। 2022 के अराउंड, मतलब 2021 के एंड में इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया था। फिर इनको दोबारा वापस से 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, और इस तरह से अब ये इनका दूसरा कार्यकाल भी 2026 दिसंबर में खत्म होने वाला है। अब क्योंकि 2026 दिसंबर तो आने ही वाला है, अब हमें नए यूएन सिक्योरिटी जनरल जो हैं वो यहाँ पे अपॉइंट करने होंगे। तो अब हमने यहाँ पर वापस से इनका जो प्रोसेस है कि नए सेक्रेटरी जनरल कौन होंगे, वो प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन आता है ये प्रोसेस में क्या क्या होता है। देखो, इसमें रोल रहता है सिक्योरिटी काउंसिल का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है ना, वो एक कैंडिडेट को रिकमेंड करती है। ये कैंडिडेट का जो रिकमेंडेशन है ये यूएन जनरल असेंबली के पास जाता है, एंड फाइनली वो यहाँ पे इनको अपॉइंट कर देते हैं, उनको फॉर्मली एंडोर्स कर देते हैं। तो आप ऐसा समझो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने के पीछे जो मेजर काम है ना, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का है। बस यूएन जनरल असेंबली तो सिर्फ नाम मात्र की संस्था आपको देखने को मिल जाएगी अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल के। ठीक है, तो कैसे ये लोग डिसाइड करते हैं 15 देश मिलकर। देखो यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉ पोल होती है इनके पास। अब उसमें ना ऑप्शन होते हैं 3। या तो एक, मान लो एक कैंडिडेट है, अगर कोई कंट्री उसको समर्थन करती है उसको बोलते हैं एनकरेज। अगर एक कैंडिडेट को आप अपोज करते हो उसको बोलते हैं डिस्करेज। अगर आप न्यूट्रल हो कि ना मुझे कैंडिडेट पसंद है ना ही ना पसंद है, तो उसमें आप ब्लैंक छोड़ देते हो। राइट, तो इस प्रकार से वोट्स आपके कलेक्ट किए जाते हैं अनोनिमसली। तो एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट को ज़्यादा सपोर्ट है, किसको कम है। बट लास्ट राउंड जो आपका आता है एंड में, उसमें पता क्या होता है, जो परमानेंट 5 वाली कंट्री ना, उनके वोट्स की कलर कोडिंग अलग तरह से होती है। मान लो फॉर एग्जांपल कि जो P5 है, उनको रेड कलर कोडिंग दे दी। अब रेड से पता क्या हो जाएगा कि मान लो किसी देश ने बोला कि हमें ये बंदा पसंद नहीं है, और उसने कर दिया डिस्करेज। तो इस केस में क्योंकि ये परमानेंट 5 ने डिस्करेज किया है ना, और परमानेंट 5 के पास वीटो होती है, तो वो फिर फैसला आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो, वीटो का इतना फायदा होता है। तो जीतने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 9 इनकरेज वोट चाहिए उनको, और इंश्योर ये होना चाहिए कि किसी परमानेंट 5 मेंबर ने आपको डिस्करेज वोट ना दिया हो, क्योंकि अगर परमानेंट 5 मेंबर ने डिस्करेज वोट दिया है ना, तो ये तो वीटो की बात हो जाती है, फिर उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। समझे, तो इस प्रकार से यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट होता है। तो अभी ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है नेशनल हैंडलूम डे। दोस्तों कल यानी कि है 7 अगस्त, और हर साल 7 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे के तौर के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप 1905 की बात करें, आप सबने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कैलकाटा टाउन हॉल में। याद है आपको, पढ़ा है आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। और आपको पता होगा स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हमने बात करी थी स्वदेशी वस्तुओं की, कि जो फॉरेन गुड्स हैं हम उनका बॉयकॉट करेंगे और इंडिजिनस गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमने 2015 में नेशनल हैंडलूम डे की स्टार्ट करी, और इस प्रकार हम हर साल दो आपका 7 अगस्त को ये सेलिब्रेट करते हैं। और इसके लिए एनुअली सेलिब्रेशन किए जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसमें अलग अलग अपने जो हैंडलूम वीवर्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं कि स्वदेशी चीज़ें हमें यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे कल आपके हैंडलूम अवार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राइट, तो आप इसमें नोटिस कर सकते हो कि इसमें 2 मेजर अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक है नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स, और एक है आपका संत कबीर हैंडलूम अवार्ड। देखो ये जो नेशनल हैंडलूम अवार्ड है ना, ठीक है, इसमें पता क्या होता है, इसमें कि मान लो किसी ने अच्छे हैंडलूम्स बनाए हैं तो उनको हम यहाँ पे देंगे, ठीक है ना, जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया है इनोवेशन, डिज़ाइन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के अंदर। और जब मैं बात करता हूँ संत कबीर हैंडलूम अवार्ड की, तो किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी हैंडलूम सेक्टर को दी है, उनको हम यहाँ पे देते हैं। और जिसने संत कबीर हैंडलूम अवार्ड जो जीता है उसको हम ले एक गोल्ड कॉइन, एक आपका कॉपर प्लेक, ताम्रपत्र जिसको बोलते हैं, एक शॉल और एक सर्टिफिकेट यहाँ पे इनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अवार्ड्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं अंडर द, मतलब नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यहाँ पे देखता है। तो इस साल टोटल 22 लोगों को ये अवार्ड मिलेंगे, जिसमें 3 लोग होंगे संत कबीर हैंडलूम अवार्ड मिलने वाले, और 19 लोगों को यहाँ पे नेशनल हैंडलूम अवार्ड यहाँ पे मिलेगा। जो 3 लोग हैं ना जिनको यहाँ पे संत कबीर हैंडलूम अवार्ड मिल रहा है, उसमें एक है राम महर जी जो कि उड़ीसा से हैं। दरअसल में ना उड़ीसा में आपको
विचित्रपुरी खादी साड़ी जो है, ये इन्होंने यहाँ काफ़ी प्रमोट करी, जिस वजह से इनको ये अवार्ड मिल रहा है। कल को ना देखो मेंस प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो विचित्रपुरी खादी साड़ी है, ये कौन-सी स्टेट को बिलॉन्ग करती है? तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं। फिर रुनीमा छेतिया चौधरी जी, ये असम से हैं एंड इनको मूगा सिल्क, ये बहुत फेमस है मूगा सिल्क असम की, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे मिला। एंड सिमिलरली शाह मोहम्मद अंसारी जी ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनको ज़रबफ्त, श्वेतांबरी, अवध, जामदनी साड़ी, इसको रिवाइटलाइज़ करने के लिए जो आपका वाराणसी का ट्रेडिशन है, उसको और आगे लेके जाने के अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए इनको नेशनल हैंडलूम अवार्ड, सॉरी संत कबीर हैंडलूम अवार्ड यहाँ पे मिल रहा है, राइट? नेक्स्ट आएँगे, अगला टॉपिक है हमारे सामने क्लाउडेड लेपर्ड। अब आप यहाँ पे पहले तो क्लाउडेड लेपर्ड को आप पिक्चर में देखो, बहुत ही शानदार दिख रहा है ना? अब क्लाउडेड लेपर्ड की अगर हम बात करें ना, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे समझना ये मीडियम साइज्ड कैट है। बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है। बट आपको ये देखने को मिलेगा कि छोटी और बड़ी जो कैट्स होती है ना, उनके बीच का एवोल्यूशन है ये, इसलिए मीडियम साइज इसको बोलते हैं। अब ये जो आपकी कैट है ना, ये इंडिया के कई हिस्सों में मिलती है, पर मेजरली आपको मिलती है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है? आप नोटिस कर पाओगे ईस्टर्न हिमालयाज़, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न चाइना, इनमें देखने को मिल जाएगी। और इंडिया में कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, इन सब के अंदर। और एक्चुअली अगर हम बात करें मेघालय स्टेट की, तो उसका तो ये स्टेट एनिमल भी है, ठीक है? आपके अलग-अलग प्रकार के फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन सब रीजन में आपको मेजरली ये देखने को मिल जाती है। अब इसका ना जो नाम पड़ा है क्लाउडेड लेपर्ड, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके आप बॉडी के आप नोटिस करेंगे कि अलग-अलग प्रकार के क्लाउड जैसे आपके आपके धब्बे, आपको डार्क ब्लॉचेस आपको देखने को मिल जाएंगे इसकी बॉडी के ऊपर। इस वजह से इसका नाम है। अब इसके जो दांत होते हैं ना, इसके दांत अपनी फेस के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। अब आपने नोटिस किया ये पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ है, ये ट्री के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। इसकी ना बहुत ही शानदार कैपेसिटी होती है पेड़ के ऊपर चढ़ने की, आराम से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ना बहुत ही फ्लेक्सिबल एंकल जॉइंट्स होते हैं, इसकी जो पूँछ होती है, वो इसको बैलेंस करने के अंदर हेल्प करती है, तो अच्छे से ये पेड़ों के ऊपर आर्बोरियल एबिलिटी इसकी अच्छी होती है, मतलब पेड़ों के ऊपर आराम से चढ़ जाता है। बाकी अगर किसी एरिया में आपको ये मिलता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए इसको हम इंडिकेटर स्पीशीज़ के तौर के ऊपर भी यहाँ पे देखते हैं। पर दिक्कत क्या आ रही है? इल्लीगल वाइफ ट्रेड की वजह से, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, हैबिटेट के खत्म होने की वजह से यहाँ पर इनको परेशानी फेस हो रही है। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 और साइट्स में आपको अपेंडिक्स 1 में ये देखने को मिल जाते हैं। अब हम चाहते हैं इनको प्रिजर्व करना, इसीलिए सेंटर ने इनके लिए यहाँ पर एक प्लान लॉन्च किया है, क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान। अब इस प्लान को यहाँ पे जो हमने लॉन्च किया है, तो कोशिश ये होगी कि इनको हम यहाँ पे इस प्लान के माध्यम से प्रोटेक्ट कर पाएँ। इस प्लान को हमारी सरकार ने और इसके अलावा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। और अभी यहाँ पे हमारी जो मीटिंग हुई है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, वहाँ पर इसको हमने यहाँ पे रिलीज किया है। तो कोशिश ये होगी ना कि यहाँ पर इनको हम प्रिजर्व करें, इनके हैबिटेट को हम यहाँ पे रिस्टोर करें। आप अलग-अलग तरह की इस्तेमाल करेंगे चीज़ें साइंटिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा ट्रैपिंग, इनकी पॉपुलेशन को हम यहाँ पे समझते रहेंगे। फिर एनवायरमेंटल डीएनए मॉनिटरिंग, ताकि पता लगता रहेगा कि इनका प्रॉपर असेसमेंट होता रहेगा, ठीक है ना? फिर हम यहाँ पे ना, जैसे आप लोगों ने टाइगर्स के लिए एम्स टाइप सुना है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर, तो उसका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है? जो इनकी पोचिंग वगैरह होती है, उसको रोकेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम करेंगे ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है, हम उसको यहाँ पे प्रिजर्व कर पाएँ, इनको यहाँ पे खत्म होने से हम यहाँ पे बचा पाएँ। दैट इज़ द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्लान। आगे आते हैं, अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन ऑन एफआईआर डिस्पोजल। देखो अभी आपने नोटिस किया कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे बच्चों के ऊपर एफआईआर्स कर दी गई। फिर बोला गया कि नहीं यार, कि सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में समझौता हो गया, स्टूडेंट्स के बीच में समझौता हो गया है, तो अब एफआईआर को वापस ले लो। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे ही एफआईआर वापस ली जा सकती है क्या? जब मन किया सरकार का एफआईआर कर दिया, जब मन किया एफआईआर वापस ले लिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि सरकार अपनी मर्जी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एफआईआर को विड्रॉ नहीं कर सकती। मतलब आप ऐसे ही वापस नहीं ले सकते। एफआईआर विड्रॉ करने का भी कोई ना कोई प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस को फॉलो करना आपको यहाँ पे जरूरी होता है। अब क्वेश्चन आता है क्या प्रोसेस है सर इसके पीछे? देखो एक तो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एफआईआर फाइल होगी, ठीक है ना, ये तो चलो बातें ठीक है, आपको पता है। बट अगर आपको एफआईआर को डिस्पोज करना है, एक तो हो सकती है इंडिविजुअल के द्वारा, एक हो सकती है स्टेट के द्वारा।
अब इंडिविजुअल कैसे वापस करेंगे? देखो पॉइंट पता क्या है, अगर आप बीएनएसएस जो भारतीय न्याय संहिता आपको देखने को मिल जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सॉरी, इसका सेक्शन 359 की अगर हम बात करें, यहाँ पर केवल और केवल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के लिए कॉम्प्रोमाइज अलाउड है। अगर दोनों पार्टीज अग्री कर जाए कि ठीक है यार कि हमें कोर्ट कचहरी में नहीं जाना, तो आप ऐसा कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको अप्रूवल चाहिए होगा कॉम्पिटेंट कोर्ट का, जो भी यहाँ पे आपका कोर्ट होगा। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट क्वैश कर दे। ठीक है, हाई कोर्ट को कई बार ऐसा लगे कि ठीक है यार कि कोई ऐसे बड़ा मुद्दा नहीं है, आपका शादी ब्याह का मुद्दा है, शादी में अक्सर इस प्रकार के डिस्प्यूट्स आते रहते हैं, तो उस केस में प्रोसेस का मतलब ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए, तो उस केस में जो हाई कोर्ट है वो एफआईआर को क्वैश भी कर सकता है, खत्म कर सकता है उसको। फिर पुलिस भी एक काम कर सकती है कि पुलिस भी अपनी तरफ से क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर सकती है कि हमें इसके रिगार्डिंग एविडेंस पूरा नहीं मिला, तो हम यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जो एक केस हुआ था ना, अरुषि वाला जो केस हुआ था, अरुषि हेमराज हत्याकांड जो हुआ था, तो उस केस में भी जो सीबीआई थी उसने यहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। वो अलग बात है कि उस टाइम हाई कोर्ट ने उसको आगे कंटिन्यू कर दिया, बट पुलिस की तरफ से भी एक क्लोजर रिपोर्ट यहाँ पे फाइल की जा सकती है। फिर स्टेट भी इस तरह से विड्रॉ कर सकता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है ना, वो कोर्ट के कंसेंट के साथ बोल सकता है कि देखो दोनों पार्टीज को ऐसा लगता है कि जजमेंट से पहले ही हम केस को विड्रॉ कर लेते हैं, उसी से सबके लिए जस्टिस हो पाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान ये रखा जाएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो ये बोलता है कि विक्टिम को भी सुना जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि गलती से विड्रॉल हो जाए। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो यानी कि ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि भाई कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बने हुए हैं, जैसे आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हेल्प से किया जा सकता है। ठीक है, पुलिस क्लोजर रिपोर्ट यहाँ पे दाखिल कर सकती है, हाई कोर्ट इसको क्वैश कर सकता है, आपस में आप कंपाउंडिंग वगैरह कर सकते हो जो है ना, तो कॉम्प्रोमाइज आप पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप एफआईआर को डिस्पोज कर सकते हो, अपनी मर्जी से ही नहीं कि हाँ सरकार ने सोचा कि एफआईआर कर देते हैं, एफआईआर को खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसके लिए भी हमें वो प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, बाकी एफआईआर तो आप लोग जानते होंगे, कोई भी यहाँ पे ऑफेंस होता है तो उस केस में आप पुलिस के पास जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे दर्ज करवाते हो। बाकी अब तो जीरो एफआईआर भी आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर कहीं पर भी आपका गुनाह हुआ हो, आप आराम से अपने पास वाले थाने में जाकर आप कहीं पर भी उसको यहाँ पे एफआईआर को दर्ज करवा सकते हो। आगे जाके उसको फिर एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो भी आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे होगा। राइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। इनफैक्ट ना ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं इस चीज के रिगार्डिंग भी, जैसे आप लोग नोटिस करोगे 1967 में ही अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा केस हुआ था, जहां पर ये बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दे दी, दैट इज नॉट इनफ, कि मजिस्ट्रेट उससे बाउंड नहीं है। मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं और भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो वो की जा सकती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना अरुषि वाले केस में ऐसा ही हुआ था। फिर 1986 के अंदर शरणनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर आप एफआईआर को विड्रॉ कर रहे हो, उसका इंश्योर ये करना होगा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रॉपर सोच समझ के ये विड्रॉल की अर्जी लगाई है और उसको कोर्ट से प्रूव करवाना जरूरी होगा। फिर प्लानिस्वामी वीरराजा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो केस हुआ था, यहाँ पर भी ये बोला गया था कि मजिस्ट्रेट का अप्रूवल यहाँ पे नेसेसरी बन जाता है क्लोजर रिपोर्ट के बाद, अगर और इन्वेस्टिगेशन करनी है। कई बार पता क्या होता है कि पुलिस पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है बट इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। अगर ऐसा करना है ना, उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लेना यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो पुलिस गलत मिसयूज भी कर सकती है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन कर दिया है। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है लूनर कोलिजन के बारे में। दोस्तों कल रात पता क्या हुआ कि स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है ना, इसने दरअसल में मून को हिट किया लगभग 8700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। एक्चुअली पूरा फाल्कन 9 नहीं था, फाल्कन 9 का एक छोटा सा हिस्सा था जिसने यहाँ पे मून को हिट किया। अब इस रॉकेट को पहले तो आपको समझाता हूँ कि आखिर ये फाल्कन 9 रॉकेट है क्या। देखो फाल्कन 9 के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि ये रीयूजेबल है। क्योंकि देखो पॉइंट पता क्या है कि आप क्या करते हो, आप रॉकेट का इस्तेमाल करते हो लोगों को या पेलोड्स को पहुंचाने के लिए अर्थ ऑर्बिट के अंदर, पर आप एक बार उसको यूज कर लेते हो तो वापस उसको यूज करना पॉसिबल नहीं ना रहता। पर फाल्कन 9 में ये पॉसिबल है। ठीक है, फाल्कन 9 को बनाया है इसलिए है कि सेम चीज को हम बार बार इस्तेमाल कर पाए एंड इससे खर्चा कम हो जाएगा ये लोगों को या पेलोड्स को ऊपर यहाँ पे आपका सेफ ट्रांसपोर्टेशन करने का। तो वर्ल्ड का ये पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके प्रोपेलेंट्स की बात करें तो आपका फ्यूल इसमें इस्तेमाल होता है रॉकेट ग्रेड केरोसिन फ्यूल
और आपका लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजर का यहाँ पे काम करता है। अब इसमें आप नोटिस करिएगा कि जो पहला स्टेज है ना, वो है आपका, इसमें आपका 9 स्पेसएक्स मर्लिन 1D इंजन आपको देखने को मिल जाएगा, और सेकंड स्टेज के अंदर 1 वैक्यूम मर्लिन इंजन आपको देखने को मिल जाता है। तो पहला स्टेज जो बूस्टर होता है वो वापस आ जाता है धरती के ऊपर, उसको हम वापस लैंड करवा लेते हैं ताकि उसको आगे भी हम अगली बार यहाँ पे लॉन्च कर पाएँ। तो इसका इस्तेमाल करके बहुत बार लोगों को भी और कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा गया है, अलग-अलग स्टारलिंक सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया गया है और बहुत सारे मिशन में इसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। अभी हुआ पता क्या? अभी जनवरी 2025 के अंदर रॉकेट को लॉन्च किया गया था, 2 सैटेलाइट हमें मून की तरफ भेजनी थी। अब उसमें क्या हो गया कि एक छोटा-सा इसका हिस्सा जिसका नाम है 2025010D, ये आपके इस रॉकेट का अपर वाला स्टेज था। तो ये दरअसल में जाकर थोड़ा गलती होगी एंड जिस वजह से यहाँ के ये मून के अंदर जाके यहीं टकरा गया है। तो आने वाले टाइम में अब इसको स्टडी किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितना इम्पैक्ट इस चीज़ का हुआ है, ठीक है। पहले भी देखो ऐसा इवेंट हमने एक बार एक्सपीरियंस किया था, जब नासा का 2009 एल क्रॉस मिशन जो था, वहाँ पर भी हमने नोटिस किया था, पर वहाँ पर जानबूझकर हमने इसको क्रैश करवाया था मून के अंदर। इस बार हमारा जानबूझकर नहीं है, इस बार बाय चांस वो यहाँ पे क्रैश कर रहा है, तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था एशियाटिक वाइल्ड बफलो के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि इसका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रिपब्लिक ऑफ नायरू की बात करें तो दुनिया की सबसे छोटी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, येस दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लॉ लेक की बात करें तो मैंने बताया था कि ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, ना कि असम के अंदर, इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।